Children, welcome to chemistry class. So today my topic is mechanism of adsorption. एड्जॉर्सन की क्रियाविधि अपने यहाँ देखेंगे एड्जॉर्सन की क्रियाविधि। हमारा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्सन। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज होते हैं वो किसी लिक्विड या किसी सॉलिड पे एड्जॉर्ब है। तो हम आज यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों एड्जॉर्ब, इसी को देखने के लिए हमने टॉपिक लिया है। देखते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे देखें, इस मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में देखो, ये इससे बीच वाली मॉलिक्यूल को हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। देखो ये अब देखिए, अगर मैं इसका नाम कर दूँ एक और दो, मतलब ऐसे इसको हमने लिखा है एक और इसको लिखा 1 और 2। अगर हम लोग इसको एटम मान लें या मॉलिक्यूल मान लें, किसी भी फॉर्म में हो, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल एक है, अर्थात इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे दिखा दिया, इस पे जो चारों तरफ से फोर्स लगा है वो नेट फोर्स को जीरो कर देता है, नेट फोर्स को जीरो कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसके द्वारा जो अट्रैक्शन लगाया जाएगा, इस मॉलिक्यूल के द्वारा अट्रैक्शन लगाया जाएगा, तो उसका अट्रैक्शन को कैंसिल कर देगा। उस मॉलिक्यूल के द्वारा जो अट्रैक्शन लगेगा उसको ये मॉलिक्यूल कैंसिल कर देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे कर दें, ये बैलेंस्ड है, क्या है? बैलेंस्ड, ठीक है। ऐसे ये भी आपका बैलेंस चारों तरफ से घिरा हुआ है, अर्थात समान प्रकार के मॉलिक्यूल है। तो समान प्रकार के अगर अट्रैक्शन फोर्सेस पे लगाते हैं तो ये इसका अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा कैंसिल हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा कैंसिल हो जाएगा, तो नेट अट्रैक्शन फोर्स का हो जाएगा इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बताया जा रहा है। हमें लग रहा है कि आप ये सोचेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप ऊपरी सतह के मॉलिक्यूल्स को देखिए। ऊपरी सतह के मॉलिक्यूल्स को मैं जैसे ये ले लेता हूँ, ये लिया है, ये मैं ले लेता हूँ। इस कलर से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये ले लिया, ये ले लिया, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। देखिएगा ऊपरी सतह के मॉलिक्यूल्स। अब आप यहाँ क्या देख रहे होंगे कि जो ऊपरी सतह के मॉलिक्यूल हैं और ये मॉलिक्यूल है, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा, हमको भी दिखाई दे रहा है। देखो अंतर क्या है, ये मॉलिक्यूल जो एक और दो हमने दिखाया है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसका नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया है? 0 हो गया। इसका फिर क्या आप इसमें बता सकते हैं कितने साइड से घिरा है? देखिए कितने साइड से घिरा है, 1 2 और 3, अर्थात चौथा साइड, अर्थात हम लोग बैलेंस ही कहते हैं, चौथा साइड कहते हैं, जो भी कहें वो क्या है? खाली। तो हम लोग ये बात करेंगे कि अगर ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पदार्थ में, तो होगा क्या कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा तो ऊपर से कोई मॉलिक्यूल नहीं है, अर्थात इस मॉलिक्यूल के कारण इसमें अट्रैक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके इसी कारण इसमें अट्रैक्शन, ये 1 और 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। लेकिन दो अगर अट्रैक्ट कर रहा है इसको, लेकिन यहाँ ऊपर कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, और जैसे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आएगा, या हम लोग कह सकते हैं इस दूसरे मॉलिक्यूल के कारण क्या होगा, इस पे कहीं ना कहीं कोई अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है, और जैसे कोई मॉलिक्यूल क्या होता है इस पे बैठेगा, इसके कारण वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। पहला मेथड हमने देखा कि अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन फोर्स टू द सरफेस मॉलिक्यूल, अनबैलेंस्ड फोर्स of attraction at the surface molecule
is responsible for the adsorption of the other molecules. Here we can say, so here we can say that it is unbalanced. What is unbalanced? Why it is unbalanced? You will be thinking, because on these surface molecules they are surrounded by three molecules, but one side is not surrounded. So because of one molecule there will be resulting attraction force, and because of that it has attraction and it will attract. So if we say it is unbalanced because it has attraction, but here overall इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल, तो इसमें क्या होगा कि बैलेंस में अर्थात ये अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अपर सतह के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल कहें या आइटम कहें तो जो अपर सतह का आइटम है वो चारों ओर से घिरा नहीं है, अर्थात हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है इस पर कुछ रेडियल अट्रैक्शन फोर्स होगा। कौन सा? रेसिडुअल अट्रैक्शन फोर्स या अनबैलेंस अट्रैक्शन फोर्स होगा इस अपर सतह की मॉलिक्यूल पर, और इस कारण क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है, ठीक है, द फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, हम लोग ये कह सकते हैं द फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रिस्पॉन्सिबल, द फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रिस्पॉन्सिबल for attracting the adsorbed particle on its surface. So here we discussed, and now we will explain it. We will here. So I told you these molecules, maybe atoms or molecules are unbalanced, and these are upper layer molecules. Inside molecules are balanced. So the molecules or atoms of upper layer are not surrounded by molecules or atoms of their own kind. यहाँ पे आप देखेंगे ये सब molecules क्या है, अपने प्रकार के मतलब अपने समान मॉलिक्यूल से क्या है, घिरे हुए नहीं, of their kinds on all side and hence means, अगर यहाँ पे हम बात करें कि ये मॉलिक्यूल जो है वो अपने जैसे ये सब मॉलिक्यूल चारों ओर से घिरे हुए हैं समान प्रकार के आइटम्स और मॉलिक्यूल से, लेकिन ऊपर वाले क्या हैं, ये नहीं घिरे हुए हैं। all sides and hence they possess attractive forces. These forces are adsorbent are responsible for the adsorption of adsorbate and the surface. मतलब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो अपर सतह के मॉलिक्यूल्स या आइटम है ये समान प्रकार के आइटम्स और मॉलिक्यूल से घिरे नहीं हैं, इस कारण जो है इनमें कुछ क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और यही अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए एडजॉर्प्शन ऑफ एडसॉर्बेट ऑन द सरफेस। मतलब जो अनबैलेंस्ड होने के कारण जो चार्ज होता है या अट्रैक्टिव फोर्स होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एडसॉर्प्शन ऑफ एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल एट द सरफेस। अगर ये भी बैलेंस हो जाएगा तो एडसॉर्प्शन नहीं होगा, और बीइंग अनबैलेंस इट हैज अट्रैक्टिव फोर्स, they possess attractive forces, and because of this attractive forces they absorb the adsorbate at the surface। एक बार हम लोग पुनः देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो अपर सतह के मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो समान प्रकार के एटम्स और मॉलिक्यूल से घिरे नहीं होते हैं, इस कारण जो है उनके अंदर क्या होता है, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो होते हैं ये एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल पर एडसॉर्ब कर लेते हैं। पहले हमने देखा था कि जो एडसॉर्प्शन होता है वो सतह पर उपस्थित मॉलिक्यूल्स के अनबैलेंस होने अर्थात अट्रैक्टिव फोर्स के कारण होता है। यहाँ पे हम लोग
दूसरा रिलेशन जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वो देखते हैं कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और आपको मालूम है कि अगर कोई प्रक्रिया एक्सोथर्मिक होती है तो डेल्टा एच क्या होता है आपका निगेटिव होता है, मालूम है। अगर कोई प्रक्रिया एक्सोथर्मिक होती है तो डेल्टा एच क्या होता है निगेटिव होता है। सो एज adsorption is exothermic process, so there is decrease in energy. In energy, that we say enthalpy in term of, it means delta H is negative. Delta H is negative here, or when the molecules absorb at the surface, entropy decreases, it means entropy is negative. मीन्स अगर कोई मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सतह पे जब एड्जॉर्ब होते हैं तो उनकी एंट्रोपी क्या होती है, घटती है। आपको बताया गया होगा कि एंट्रोपी मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल जितना फ्रीली मूव कर सके उसकी एंट्रोपी उतनी अधिक होती है। ये सतह पे जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब एंट्रोपी घटेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब यहाँ से हमने क्या देखा कि डेल्टा एच में से एडजॉर्प्शन प्रतिक्रिया के लिए डेल्टा एच और क्या, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों निगेटिव है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग इस देखते हैं, कहते हैं फ्रॉम अबव लाइंस, इन दोनों लाइनों से वी कैन से दैट during adsorption entropy and enthalpy decreases. From above lines we say that during adsorption entropy and enthalpy decreases. एडजॉर्प्शन के दौरान एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों घटती है। कोई प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस हो या एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस हो, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हम लोग लिखते हैं डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान दीजिए ये गिब्स एनर्जी क्वेश्चन है, 11th में आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। और देखिए यहाँ पे डेल्टा जी कब निगेटिव होगा, जब डेल्टा इसका मान क्या हो, हाईली निगेटिव हो और इसका मान पॉजिटिव, इसका मान क्या हो, पॉजिटिव हो। हम ऐसे भी कह सकते हैं जो इसका मान है वो हाईली निगेटिव क्या हो, इससे ज़्यादा, इसके पॉजिटिव से ज़्यादा, इसके पॉजिटिव से ज़्यादा हो। अब देखिए आप, हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ऐसे हमको समझ में आ रहा है कि देखिए टेम्परेचर ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव मान इसका हम लोग रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हो, ऐसे लिखूँ मैं, देखो जैसे हमने लिखा सी -20 माइनस, देखो एक कांस्टेंट, इसको छोड़ देते हैं, -10, देखिएगा। अब देखिए आप, तो -20 और +10 बराबर -10। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका मान है वो इससे हाईली निगेटिव होना चाहिए, तब कोई क्रिया क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मान इससे हाईली निगेटिव होगा तब स्पॉन्टेनियस क्रिया होगी, और जब ये हाईली निगेटिव होगा तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव व्हेन डेल्टा एच इज हाईली नेगेटिव एंड टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, टी डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन डेल्टा एच इज हाईली निगेटिव, ध्यान रखना है। अगर ये हो जाए, अब देखिए डेल्टा एच और टी डेल्टा एस अगर बराबर हो जाए, अगर ये बराबर हो जाए तो क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इक्वल
डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच, क्योंकि ये पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये और ये बराबर है, तो इसके स्थान पे इस वैल्यू को रखा जा सकता है। तो ये हमने रख दिया, डेल्टा जी बराबर क्या होगा 0। अब देखिए इस अवस्था में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, और आप इक्विलिब्रियम का मतलब समझते होंगे। तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि कब जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, अर्थात सरफेस पर अगर एडजॉर्सन है तो किस प्रकार का प्रोसेस है, किस प्रकार से एंट्रोपी चेंज होती है, किस प्रकार से एंथैल्पी चेंज होती है, और किस प्रकार से जो है डेल्टा जी का मान जो है एंथैल्पी और एंट्रोपी पे